नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। होप दोस्तों आप सबकी स्टडी बहुत ही अच्छी और शानदार चल रही होगी और आप सभी अपने स्टडी में व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों चलिए सीडीपी के साथ साथ अब हम ईवीएस भी शुरू कर देते हैं ताकि हम यहाँ से भी मैक्सिमम नंबर अचीव करने में आपकी सहायता करा सके। तो चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ईवीएस के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कैसे हम ईवीएस पढ़ेंगे और किस तरीके से यहाँ से हम नंबर अचीव क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि नंबर हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स स्कोर कर सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईवीएस। ईवीएस जो है जिससे हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज इसका फुल फॉर्म होता है, इसे हम हिंदी में कहेंगे पर्यावरण। ओके, अब हम पर्यावरण का सेशन क्लास से स्टार्ट कर देते हैं। ईवीएस को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में, एक जो इसका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे पैडागोजी। ठीक, सॉरी पैडागोगी डबल जी। ठीक, पैडागोगी। ईवीएस टोटल कितने मार्क्स का आता है? टोटल 30 मार्क्स का। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन भी यही होता है। ठीक, इसमें से सब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन बनते हैं? तो 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव बनेंगे और 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ये ईवीएस के सेक्शन है और ईवीएस को इससे सब्जेक्टिव और पेडागोजी में बांट कर बताया गया है। और साथ ही साथ सीटेट वालों ने ये अच्छा कर दिया है कि आपको 15 नंबर का सब्जेक्ट पूछेंगे तो 15 नंबर के पेडागोजी। ये फिक्स है कि आप एकदम कंफर्म है कि ऐसे ही पूछेंगे। सो किस तरीके से मैंने ईवीएस पढ़ा और मैंने मैक्सिमम नंबर अचीव करने की पूरी कोशिश की, उसी तरीके से मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप ईवीएस में 24 से लेके 28 मार्क्स तक अपना बेस्ट स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बहुत बेहतर स्टडी करते हैं तो आप 30 मार्क्स भी ला सकते हैं, बट अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों पर अच्छे से फोकस कर लिए, अच्छे से लर्न कर लिए, तो आप बेसिकली 25 to 28 के बीच में मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी जानना हो तो कमेंट में योर स्ट्रेटेजी करके कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं एक इस पे वीडियो बनाकर बता सकूं कि मैंने कहाँ से कौन से सब्जेक्ट से स्टडी की और मैंने कितने मॉक टेस्ट लगाए, कितने प्रीवियस ईयर्स लगाए। सारे चीज़ मैं आपको डिटेल से बता दूंगी। बाकी मैं क्लासेस के थ्रू आप लोग को गाइड करती रहूँगी। चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ईवीएस। ईवीएस में 2020 में एक नई शिक्षा नीति आई थी जिसका नाम दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे हम एनईपी 2020 भी कहते हैं, के अनुसार परिवर्तित पहली पुस्तक का टाइटल क्या रखा गया? 2020 में जब एनईपी आई तो ईवीएस पुस्तक में कुछ परिवर्तन किया गया और उसके टाइटल नेम में चेंज करके उस टाइटल नेम को रख दिया गया हमारे आसपास की दुनिया। ईवीएस पर्यावरण में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई तो उसमें परिवर्तन करके इसको नाम दे दिया गया हमारे आसपास की दुनिया। हाल ही में नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कक्षा 3 की एनसीईआरटी पुस्तक में परिवर्तन किया गया। यह परिवर्तन किस एनसीएफ के द्वारा किया गया? तो यह परिवर्तन एनसीएफ 2023 एनसीएफ एससी 2023 के द्वारा किया गया। एनसीएफ एससी का फुल फॉर्म है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन। 2023 के द्वारा कक्षा 3 के एनसीईआरटी में परिवर्तन किया गया।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है NEP 2020 एंड NCF 2023 का परिवर्तन किस उपागम के अंतर्गत हुआ। जब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि NEP 2020 एंड NCF 2023 का परिवर्तन किस उपागम के अंतर्गत हुआ, तो यह एकीकृत उपागम के अंतर्गत हुआ। किस उपागम के अंतर्गत हुआ, तो एकीकृत उपागम के अंतर्गत हुआ। ये सब मेन पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। हमारे आसपास की दुनिया का विकास किन शब्दों से हुआ, या हमारे आसपास के विकास दुनिया का विकास में किन शब्दों पे ज्यादा जोर दिया गया, तो वे शब्द कौन कौन है। अनुभव, शिक्षण जिसे हम अधिगम भी कहते हैं, अन्वेषण एंड खोज। ये 5 शब्द ऐसे हैं जिस पे बहुत ज्यादा जोर दिया NEP 2020 ने, जब इसका टाइटल चेंज किया गया हमारे आसपास की दुनिया, तो इसमें इन्हीं 4-5 वर्डों पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। कौन कौन शब्द हैं जो, अनुभव, शिक्षण, अन्वेषण एंड खोज। करके सीखने वाले क्रियाकलापों पे जोर देता है। यह जो परिवर्तन है, यह सबसे ज्यादा करके सीखने पर जोर देता है। लर्निंग एंड डूइंग पे ज्यादा फोकस किया गया। इसमें किस किस शिक्षण सूत्र को ज्यादा महत्व दिया गया। शिक्षण सूत्र देखते हैं, तो वो शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर, सरल से जटिल की ओर, अमूर्त से अमूर्त की ओर, परिचित से अपरिचित की ओर। सबसे ज्यादा इन्हीं शिक्षण सिद्धांतों का अनुसरण किया गया। NEP 2020 ने सबसे ज्यादा किस शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया, तो वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, परिचित से अपरिचित की ओर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब हम देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक के घटक, पर्यावरण की जो पाठ्य पुस्तक है उसके घटक कौन कौन से हैं, तो इसके 3 व्यापक घटक है। कौन, देखते हैं। पहला घटक क्या है, अपेक्षित अधिगम के लिए सामग्री और कौशल का चयन। सामग्री और कौशल का चयन यहाँ पे है, सामग्री और कौशल का चयन। अपेक्षित अधिगम मतलब आप जो लर्निंग करने जा रहे हैं उस लर्निंग के हिसाब से आप अपने कौशल का भी चयन करिए और उसमें लगने वाली सामग्री का आप चयन कर लीजिए। दूसरा घटक क्या है, विषय वस्तु को बच्चों के लिए परस्पर संवादात्मक रूप में प्रस्तुत करना। आप जो भी विषय वस्तु को ले रहे हैं उस विषय वस्तु को बच्चे के अकॉर्डिंग चूज करिएगा कि बच्चा उस पर संवाद कर सके, उस पर डिबेट कर सके। इस तरीके के आप विषय वस्तु को चयन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षकों को अवधारणाओं और कौशलों को क्रियान्वित करने में सहायता करता है। आप ऐसी विषय वस्तु का चयन करिए जिसमें शिक्षण को भी पढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायता मिले, उससे जो अवधारणा और कौशल मिला है उसको बच्चों को बताने में हेल्पफुल रहे। ऐसे विषय वस्तु को आपको चयन करना है। पाठ्य की प्रस्तुति में विभिन्न आयु अनुरूप शैक्षिक दृष्टिकोण जैसे खेल आधारित, थीम आधारित, खिलौने आधारित, जांच आधारित तरीके शामिल हो। आप इस प्रकार के पाठ्य योजना का प्लान कीजिए जिसमें आप विभिन्न शैक्षणिक क्रियाकलापों को कर सके और जिसमें खेल आधारित अधिगम शामिल हो, थीम आधारित शामिल हो, खिलौने शामिल हो और जांच आधारित तरीके ये सब इंक्लूड रहे। उस बेस पे अगर आप बच्चे को लर्निंग करा रहे हैं या उसको कोई चीज सिखा रहे हैं तो बच्चा बहुत एक्टिवली होकर सीखने को के लिए उत्सुक होगा। तो आप विषय वस्तु को इस प्रकार से बनाइए कि बच्चा बहुत ही अच्छे से
वो उसको समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है, जिससे शिक्षा अधिगम बाल केंद्रित और आनंददायक बन सके। मतलब जब आप इस तरीके की विषय वस्तु तैयार करेंगे तो बेसिकली जो स्टूडेंट होगा, जो छात्र हैं, वो बहुत ही आनंद पूर्वक इस विषय वस्तु को पढ़ना पसंद करेंगे और बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे, और आपको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और बच्चे भी बहुत उत्सुकता के साथ पढ़ेंगे। ऐसे जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न होगा। तीसरा घटक क्या है? तीसरा घटक है मूल्यांकन प्रक्रियाओं, मतलब सतत मूल्यांकन का चयन और बच्चों के सीखने की प्रगति पे लगातार दृष्टि रखना। मूल्यांकन प्रक्रियाओं का चयन और बच्चों के सीखने की प्रगति पर लगातार दृष्टि रखना। मतलब आप जब शिक्षा प्रक्रिया संपन्न करा रहे हैं तो तीसरे घटक में ये बताया गया कि आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि बच्चों का समय समय पे आप मूल्यांकन भी करते रहें, ताकि बच्चों की प्रगति के बारे में पता चल सके और आपके क्लास के सभी बच्चे लगभग एक समान पढ़ सके, जिनमें समावेशी शिक्षा का भी पालन हो सके। ये नहीं कि आप केवल अच्छे लेसन प्लान बना लिए, अच्छे खेल विधि इंक्लूड कर लिए, सब अच्छा तरीके से तैयार करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट आप बच्चों का आकलन नहीं कर रहे हैं, आप जान ही नहीं पा रहे कि बच्चा हमारा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, किसको कौन कमजोर है, कौन तेज है, कुछ नहीं जान पा रहे हैं बच्चों के बारे में आप, तो आपकी सारी शिक्षा प्रक्रिया बेकार चली जाएगी। तो इसीलिए आपको समय समय पर उनका मूल्यांकन भी करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बच्चे चित्रों को पढ़ने, चर्चा करने, प्रयोग करने, पहेलियों को सुलझाने, अनुभव साझा करने तथा चित्र बनाने और लिखने के माध्यम से विचारों को व्यक्त करने से भी सीखते हैं। जो बालक हैं, अगर वो चित्र बनाकर पढ़ रहे हैं, चर्चा के बाद पढ़ रहे हैं, या कोई प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके, या पहेली सुलझा रहे हैं, या अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, या चित्र बना रहे हैं, या लिख कर अपने विचार विमर्श व्यक्त कर रहे हैं, तो इन सब से बालक बहुत अच्छा सीखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप शिक्षा प्रक्रिया संपन्न करा रहे हैं तो आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आप संवेदनात्मक रूप में प्रस्तुत करिए, फिर इस तरीके की पाठ्य योजना तैयार करिए तो उसमें चित्र भी शामिल हो, मैप शामिल हो और फोटो इमेज शामिल हो, खेल शामिल हो, इन सब का भी विशेष ध्यान रखिए। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि बच्चा अपने अनुभव भी साझा कर सके आपके साथ। ऐसा नहीं कि आप डरा दीजिए, बच्चे आपके सामने बोल ही ना पाए, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चा आपसे इजीली विचार विनिमय कर सके। उसके बाद आप बच्चे का समय समय पर मूल्यांकन करते रहिए और इस प्रकार से लेसन प्लान बनाइए कि बच्चा चित्र कोई बनाए तो उससे भी वो समझ सके कि हम क्या बना रहे हैं, इसका हमारे लाइफ में क्या महत्व है। अगर वह उससे आपसे अपना कोई रिसर्च कर रहा है या कोई काम कर रहा है, वह आपसे इस प्रकार से फैमिलियर रहे कि आपसे वो अपना अनुभव साझा कर सके। और अनुभव साझा नहीं कर पा रहे तो अगर वह लिखने के माध्यम से आपसे अपनी बात व्यक्त कर सके, तो आप बच्चे को इस काबिल बनाइए कि वह लिख के भी अपने विचारों को विनिमय कर सके आपसे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप जब किसी भी कक्षा में शिक्षा प्रक्रिया कराने जा रहे हैं तो इन सारी बातों को विशेष ध्यान रखकर अपना लेसन प्लान प्रस्तुत करिए बच्चों के सामने, ताकि आप एक बेहतर शिक्षक बन सके। ये हमारा एनसीईआरटी 2020 सारी सूचनाएं देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है कि मतलब इसमें कुछ कोट्स दिए गए हैं। एनसीईआरटी बुक में संशोधन किया गया था, कक्षा 3 के एनसीईआरटी में संशोधन करके ये सब चीज़ें बताई गई, तो उसमें कुछ कोट्स भी जोड़े गए जो स्पेशली गर्ल्स के लिए है। तो इसमें कहने का मतलब यही था कि जो लो बैकग्राउंड के लोग हैं वो
स्पेशली इन सब बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर इसके लिए नई शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किया गया तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको अनुभव पे जोर दिया गया, उसके बाद शिक्षण पे जोर दिया गया ताकि हर लोग शिक्षित हो सके और वे अपने अनुभव और कुछ खोज अन्वेषण पे भी जोर दिया ताकि लोग खोज कर करके चीज़ों को अपने से रिसर्च करें और रिसर्च करके वो हमारे साथ साझा करें और लोग एक खोज के माध्यम से सीखेंगे तो बेहतर तरीके से सीखने में सक्षम होंगे। इन सब चीज़ों पे जोर दिया गया। तो और फिर आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया पे भी शिक्षण विधि पे भी विशेष ध्यान देना है कि जब आप ये सब शिक्षण विधि अपनाएं जो ज्ञात से अज्ञात की तरफ है आसानी से, तो इन सब जब आप अपना लेसन प्लान बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो उसमें आप इन शिक्षण विधि का भी प्रयोग शिक्षण विधियों का भी बहुत विशेष ध्यान रखकर प्रयोग करिए ताकि बच्चे को अपना जो क्लास में सीख रहा है उसे बाद में भी इम्प्लीमेंटेशन कर सके और जिससे एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो और बच्चे की जो साक्षरता है वो भी बेहतर हो और उसे भी आसानी से चीज़ें समझ आए। इन सब के लिए एक कोर्स लिखा गया है जैसे पढ़ूंगी बढ़ूंगी सपनों के आसमान में ऊंची उड़ूंगी बस मौका चाहिए मुझे अपनी राह खुद चुनूंगी। ये एनसीईआरटी के बुक में इंक्लूड है, वो एनसीईआरटी में जब संशोधन हुआ तब ये लिखा गया है। ये जो है एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। ये कोर्स आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है क्या है। पढ़ूंगी बढ़ूंगी सपनों के आसमान में ऊंची उड़ूंगी बस मौका चाहिए मुझे अपनी राह खुद चुनूंगी। ये खासकर लड़कियों के लिए लिखा गया है। लोग लड़कियों को पढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें वो उस तरीके से नहीं पढ़ने दिया जाता है जिस तरीके से एक लड़की को पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो इसीलिए लिखा गया है कि पढ़ूंगी बढ़ूंगी सपनों के आसमान में ऊंची उड़ूंगी बस मुझे मौका चाहिए मैं अपनी राह खुद चुनूंगी। अब देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप लगा लीजिए। मोस्ट IM ठीक, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईवीएस का सबसे पहले हम देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। ईवीएस का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्या? इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसे हम कहते हैं पर्यावरण अध्ययन। इसे बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ये फिक्स है कि आपको हर बार सीटेट में 1 मार्क्स जरूर दिलाएगा थीम और उप थीम से। तो इस चीज़ के लिए आप बहुत अच्छे से इसको लर्न करके रखिएगा क्योंकि यहाँ से फिक्स है। आप मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, एकदम फिक्स है कि आपको 1 नंबर दिलाएगा जरूर। तो हम देखते हैं पर्यावरण को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग हमारा क्या है? थीम। दूसरा भाग क्या है? उप थीम। थीम और उप थीम। ईवीएस में कितने थीम है? तो टोटल 6 थीम है। और उप थीम कितने हैं? तो ये टोटल 4 उप थीम है। थीम 6 है, उप थीम 4 है। थीम 6 कौन कौन है? तो पहला है परिवार, दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय, चौथा है जल, पांचवा है यात्राएं, छठा है हम जो सोचते हैं वो करते हैं। पहला थीम क्या है? परिवार एवं मित्र। दूसरा थीम है भोजन, तीसरा थीम है आश्रय, चौथा थीम है जल, पांचवा थीम है यात्राएं, छठा थीम है हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। ये हमारे 6 थीम है। आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भोजन क्या है। क्वेश्चन बन गया, यहाँ बता देते हैं। लिख दिया। बताइए
भोजन क्या है। आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया और आपको ऑप्शन दे दिया थीम, उपथीम, दोनों, नन, कोई नहीं। तो तो आपको पता होना चाहिए कि भोजन जो है वो एक थीम है, ना कि उपथीम। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन बनेगा जहाँ पे आप बहुत इजीली पकड़ लेंगे, समझ जाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। और उपथीम देखते हैं, 4 उपथीम कौन कौन है। संबंध, संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं, पौधे। संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं, पौधे, ये उपथीम हैं। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, या पहले आप एक नोट याद रखिएगा, बस अपना याद लर्न कर लीजिए। मैं बता देती हूँ कि नोट में क्या याद रखिएगा। आप लोग ये याद रखिएगा कि जो संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं एवं पौधे, जो ये चारों उपथीम है, ये किसके उपथीम है। तो ये परिवार एवं मित्र थीम के उपथीम है। ठीक है, ये जो चारों उपथीम है ये किसके उपथीम है। तो ये परिवार एवं मित्र के उपथीम है, और किसी के कोई उपथीम नहीं है, बट परिवार एवं मित्र का 4 उपथीम है। संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं एवं पौधे। जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पौधे किसका उपथीम है। आपको ऑप्शन देगा भोजन, आपको ऑप्शन दे दिया परिवार एवं मित्र, आपको ऑप्शन दे दिया आश्रय, आपको 4th ऑप्शन दे दिया यात्राएं। तो पौधे, पौधे क्या है, एक उपथीम है। किसका उपथीम है, परिवार एवं मित्र का। किसका उपथीम है, परिवार एवं मित्र का। तो आपको इस तरीके से लर्न कर लेना है कि किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमारे फैक्ट चालू हो गए। देखिए, मैं बेसिकली आपको वही पढ़ा रही हूँ जो मैंने पढ़ के सीटेट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए, और मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ। तो उसका मुझे एनालिसिस है कि कहाँ से क्या छोड़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, और कितना पढ़ना है कि हम सीटेट इजीली क्वालिफाई कर सके। उसी तरीके से मैं आपको गाइड कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि और भी एग्जाम आपके साथ ही साथ में लगे हैं। तो आप बस वही डिट्टो पढ़िए जिससे आपके क्वेश्चन बन जाए, और आपको सीटेट पास होना है। इस चीज़ का बेसिक ध्यान रखिए। और बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे कंफ्यूज भी हो जाएंगे, पता नहीं पेपर पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं जितना पढ़ा रही हूँ बस उतने को ध्यान से पढ़िए, 5-6 बार रिवीजन कर लीजिए। आप 101% श्योर है, मैं बता रही हूँ कि आप सीटेट क्वालिफाइड कर जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, हाँ, इसके साथ आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाइएगा, क्योंकि जब से आप अपना एनालिसिस नहीं करेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। ईंधन, ईंधन जलना। ईंधन, ईंधन का काम क्या होता है, जलाया जाता है तो जलता है।
देखिए ईंधन से हमको क्या मिलता है, तो ईंधन से हमको ऊर्जा मिलती है। ईंधन को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऊर्जा जो होता है वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है, उसे हम नष्ट नहीं कर सकते। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, ऊर्जा सदैव सकारात्मक होता है। आपसे बस इतने ही बन सकता है ऊर्जा से क्वेश्चन। अगर ऊर्जा से क्वेश्चन पूछा गया तो पूछा जाएगा कि बताइए ऊर्जा क्या है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा। ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होती, ऊर्जा नकारात्मक है। तो आप जब इन सब पॉइंटों पर ध्यान रखे रहेंगे, अच्छे से लर्न किए रहेंगे, तो आपको पता होगा कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करती है और ऊर्जा सदैव सकारात्मक होती है। ऊर्जा हमें प्राप्त कहाँ से होती है, तो जब हम ईंधन को जलाते हैं तो वहाँ से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हमारा एकदम फैक्ट पॉइंट है, आप बस इसको लर्न कर लीजिएगा। 101% श्योर हैं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से सीटेट क्वालिफाइड करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, मधुमक्खी पालन से। तो सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन जो होता है बिहार में होता है। कहाँ होता है, बिहार में होता है, बिहार में होता है। और बिहार के कहाँ पे, मुजफ्फरनगर में होता है। लकड़ी के बॉक्स में ये लोग कैसे मधुमक्खी पालन करते हैं, तो लकड़ी के बॉक्स में चीनी और पानी के घोल करके ये सब मधुमक्खी पालन करते हैं। लकड़ी का एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें चीनी और पानी का घोल बनाकर छोड़ देते हैं और फिर उसमें ये लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं। और मधुमक्खी में जो रानी मक्खी है, मधुमक्खियों में एक रानी मक्खी होती है, वही अंडा देती है और कोई भी मधुमक्खी अंडा नहीं देती है। अंडा कौन देती है, तो रानी मक्खी अंडा देती है। अंडा देने का जो समय है वो कौन सा है, अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में। रानी मक्खी अंडा कब देती है, तो रानी मक्खी अंडा जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती है। बिहार में मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय है। सबसे ज़्यादा बिहार में मधुमक्खी पालन कब किया जाता है, तो वो किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। और मधुमक्खियों में अंडा कौन देता है, तो केवल रानी मधुमक्खी अंडा देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जितनी बार मन करे उसको इतनी बार पढ़िएगा, ये टॉपिक फिक्स है कि आपको देखने को मिलेगा। वो क्या है, असम के बारे में। असम से रिलेटेड आपको फिक्स है कि एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। पहला क्या है, असम के बारे में कुछ पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, उनको देखते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा होती है असम में, बारिश जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और यह कौन सा राज्य है, तो यह हमारे भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। सबने मैप देखा होगा इंडिया का, ये मान लीजिए इंडिया का मैप है। ठीक, थोड़ा अच्छा ना बने, अच्छा ना बने तो कोई बात नहीं, मैं एक कोशिश करके दिखा देती हूँ आप लोग को। थोड़ा सा बस समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं, इतना तो आप लोग समझदार हैं। ये जो राज्य है, इधर वाला एरिया, ये जो इधर का एरिया है, ये हमारा क्या है, पूर्वोत्तर भारत है। और यहाँ पे हमारा क्या है, असम है। ठीक है, ये सब एरिया हमारे असम वाला है। ठीक, आप समझ जाइएगा बहुत अच्छे से। तो इसीलिए इसे पूर्वोत्तर भारत का राज्य कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्व में है। मैप में जानते हैं ना यार कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये हमारा पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। ठीक, चाय और असम किस लिए प्रसिद्ध है, तो असम जो है वो चाय के लिए
प्रसिद्ध है, चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहू का त्योहार असम में मनाया जाता है। असम में किसका त्योहार मनाया जाता है जो बहुत फेमस है? तो वो है बिहू का त्योहार। वर्ष में बिहू का त्योहार वर्ष में 3 बार आयोजित होता है। बिहू का त्योहार वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? तो बिहू का त्योहार वर्ष में 3 बार आयोजित होता है। असम में एक जीआई टैग मिला हुआ है। तो वो जीआई टैग किसको मिला हुआ है? तो वहाँ पे बोरा चावल को मिला हुआ है, जो कि चावल की प्रजाति है। ये एक चिपचिपा और स्टिकी चावल होता है जिसे हम बोरा चावल कहते हैं। असम में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग मतलब ग्लोबल इंडिकेट मिला हुआ है। ये असम के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। बेसिकली यहाँ से ऐसे ही पॉइंटों से उठाकर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन पॉइंटों को बस लर्न करिए, आप बहुत इजी वे में क्वेश्चन कर लेंगे। अभी मैं आगे आप लोग को क्वेश्चन भी कराऊंगी, तब आपको वहाँ पे 100% श्योर कि आपको समझ आ जाएगी कि हाँ कैसे हमको नंबर अचीव करना है। अब देखते हैं हम मरुस्थल क्षेत्र। क्या देखते हैं? मरुस्थली क्षेत्र। ठीक, तो घरों की मरुस्थल डिजर्ट एरिया मतलब हमारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आप जानते हैं? जैसे मैंने इंडिया का मैप बनाया था, आप लोग राजस्थान का नाम तो सुने ही सुने होंगे। एक बार फिर से मैं इंडिया का मैप बना देती हूँ। मैं मैप के थ्रू बता देती हूँ आप लोग को, थोड़ा बस मैप का मीनिंग समझ लीजिएगा। बहुत अच्छे मैप तो मैं नहीं बना पा रही हूँ इस पर, क्योंकि मुझे ये पेन चलाने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, बस आशा करती हूँ कि समझ आ रहा होगा। ये आपका मान लीजिए राजस्थान है, ये एरिया आपका राजस्थान है। ठीक, यहाँ पे डिजर्ट मतलब मरुस्थल पाया जाता है। फिर इनसे रिलेटेड जो भी राज्य है, ये हमारा गुजरात हो गया, यहाँ पाया जाएगा। ये हमारा पंजाब हो गया और ये हमारा हरियाणा हो गया। ये इतने जो 4 राज्य हैं, इनमें एक थोड़ा सा पश्चिम बंगाल होता है लेकिन ना के बराबर। इन सब एरिया में मरुस्थल पाई जाती है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा मरुस्थल किसमें पाई जाती है? तो इस राजस्थान में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। तो मरुस्थली क्षेत्र में कैसे हैं, कैसे दीवारें पाई जाती हैं, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो मरुस्थली क्षेत्र में जो घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती है, वहाँ पे घरों की जो दीवार बनाई जाती है वो बहुत मोटी मोटी बनाई जाती है, मिट्टी से पोती हुई होती है और उसे मिट्टी से पुताई करते हैं। छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं और वहाँ की जो छतें होती हैं वो झाड़ियों से कांटेदार बनाई जाती हैं। मरुस्थली क्षेत्र में छतें जो होती हैं वो झाड़ियों से और कांटेदार बनाई जाती है और उसे अंत में गोबर से लिपा जाता है। और उसे किससे लिपा जाता है? तो उसे गोबर से लिपा जाता है। गोबर से लिपने का कारण है क्योंकि इससे कीड़ा नहीं लगता है। यह किस राज्य में ज़्यादा पाया जाता है? तो यह राजस्थान में पाया जाता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, मरुस्थल क्षेत्र में घरों की दीवार मोटी बनाई जाती है, मिट्टी से पोती हुई होती है और छत जो होती है वो झाड़ियों से, कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है और उसे गोबर से लिपा जाता है ताकि कीड़े ना लगे। अब देखते हैं सांप के बारे में। किसके बारे में? सांप के बारे में। सांप जो है वो शीत निद्रा जीव है। सांप कैसा जीव है? तो सांप एक शीत निद्रा जीव है। सांप कैसा जीव है? तो सांप एक शीत निद्रा जीव है। इसकी औसत आयु कितनी है? 10 से 12 वर्ष है। सांप कितने तरह के होते हैं? सांप 4 तरह के होते हैं। और भारत जहरीले सांपों भी, सांप तो वैसे बहुत प्रजाति है, सांप की प्रजातियां तो अनेकों हैं, बट भारत में जहरीले सांपों की जो प्रजाति है वो कितनी है? तो भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन? नाग, करैत, अफाई, दुवैया। नाग मतलब जिसे हम किंग कोबरा कहते हैं, वही किंग कोबरा मतलब नाग, करैत, अफाई, दुवैया। ये जो 4 प्रजाति के सांप है ये भारत में जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांप की जो दवा होती है वो किससे प्राप्त होती है?
तो सांप की दवा सीरम से प्राप्त होती है। सांप की दवा को सीरम कहते हैं। सांप को 2 खोखले एवं नुकीले दांत होते हैं। जहरीले सांपों को 2 खोखले दांत और नुकीले दांत पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं कि भोजन को पूरा निगल जाते हैं, चबा कर नहीं खाते, सीधे भोजन को निगल जाते हैं। सांप के जहरीले दांत को विषदंत कहा जाता है। सांप के जहरीले दांत को क्या कहा जाता है? विषदंत कहा जाता है। सांप में आप याद रखना चारों नाम, नाग, करत, अफाई, दुवैया, ये 4 जहरीले सांप हैं। इनके 2 खोखले दांत होते हैं और ये भोजन को पूरा का पूरा निगल जाते हैं और इनके जहरीले दोनों दांत को हम विषदंत कहते हैं। अब देखते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट क्या है? तो सड़ा गलाकर बनने वाला खाद क्या कहलाता है? कंपोस्ट। जब हम खाद को सड़ा गलाकर बनाते हैं तो इसे ही कंपोस्ट कहते हैं। अवघटनीय तत्व क्या है? जो आसानी से सड़ गल कर नष्ट हो जाए उसे हम अवघटनीय तत्व कहते हैं। वे तत्व जो आसानी से सड़ गल कर नष्ट हो जाए उसे हम अवघटनीय तत्व कहते हैं। वनस्पति के छिलके, अंडे के छिलके, छनी हुई चाय पत्ती, ये हमारे क्या हैं? कंपोस्ट खाद के उदाहरण हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपोस्ट खाद के उदाहरण क्या क्या हैं? वनस्पति के छिलके, अंडे के छिलके, छनी हुई चाय की पत्ती। अब देखते हैं हम कांसा। कांसा क्या है? हमारा आदिवासी हजारों साल पहले से ही कांसे का प्रयोग करते आए हैं। सबसे पहले आदिवासियों ने कांसे का प्रयोग किया और ये हजारों साल पहले से ही कांसे का प्रयोग कर रहे थे। गोलकुंडा के किला के संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया गया। कांसा का प्रयोग गोलकुंडा के किला में भी प्रयोग किया गया है। कांसा को वर्तमान में हम क्या कहते हैं? तो ब्रांज कहते हैं। और टीन और कॉपर को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। कांसा का निर्माण, कांसा एक मिश्र धातु है और यह टीन और कॉपर से मिलकर बना हुआ है। बस आपको इन पॉइंटों को ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। बस आपको इन पॉइंटों को 7 से 8 बार या 5 से 6 बार लर्न कर लीजिए। आपको ये पॉइंट याद हो जाएंगे और आप आंसर को राइट आंसर चूज कर पाएंगे। तो कांसा में क्या क्या आपको ध्यान रखना है? आदिवासी हजारों साल पहले से ही कांसे का प्रयोग करते आ रहे हैं। गोलकुंडे के किले में भी कांसे का प्रयोग हुआ है और कांसे को अब ब्रांज के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस धातुओं से मिलकर बना है? तो ये टीन और कॉपर से मिलकर बना हुआ है। अब देखते हैं केंचुआ के बारे में। केंचुआ जो होता है यह भूरे रंग का जीव है। यह किस रंग का जीव है? तो ये भूरे रंग का जीव है। यह किसानों का बहुत ही अच्छा मित्र है। केंचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह मिट्टी को पोली बनाता है, भुरभुरा बनाता है, जिससे इसमें फसल उत्पादकता अच्छी होती है। और केंचुआ पालन को हम क्या कहते हैं? केंचुआ पालन को हम वर्मी कल्चर कहते हैं। केंचुआ को पालने को हम वर्मी कल्चर कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ वर्मी कंपोस्ट होते हैं। इनका अवशिष्ट जो पदार्थ होता है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ये मैंने जो 6 पॉइंट बताए और जो एक ईवीएस का पूरा नॉलेज बताया और कुछ एनसीईआरटी के परिवर्तन बताए, इन सब बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इजीली अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं ईवीएस में। और उम्मीद है कि आप लोग को मेरा पढ़ाना समझ आया होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोग और जुड़ते जाएंगे तो मुझे भी पढ़ाने में और अच्छा लगेगा और मैं एक बेहतरीन कंटेंट तैयार करके आपको पूरी तरीके से 100% अपना देने की कोशिश करूँगी। और पूरी मेहनत मेरी तरफ से रहेगी कि आप फर्स्ट टाइम में ही सीटेट क्वालिफाइड कर जाओ। और मुझे भी आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट को कई बार रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे। बाकी मैं आगे क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। भी थोड़ा सा समय लग रहा है, मैं सोच रही हूँ पहले थ्योरी कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे चलती हूँ। तो क्वेश्चन आंसर भी मैं आगे कराऊंगी। तो दोस्तों चलिए सेशन एंड करते हैं। धन्यवाद।